नमस्कार, सुप्रभात। स्नेही छात्राओं, आप सभी का महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज पुनः हाजिर हैं हम आपके समक्ष आपके तिगंत प्रकरण को लेकर के। तिगंत प्रकरण जिसका शुभारंभ कुछ दिवस पूर्व हो चुका है और इसी को अब हम गति प्रदान कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम आपसे परिचर्चा करेंगे कुछ प्रमुख सूत्रों के संदर्भ में। तो मनोयोग पूर्वक आप इन सूत्रों का श्रवण करेंगे तो आशा करता हूँ आप अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। तो तिगंत प्रकरण की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सूत्र से सलसो के साथ। से सलसो रु जो सूत्र है आपका क्या कहता है? पदांत से तथा सजुस के से, पदांत से तथा सजुस शब्द के से के स्थान पर रु आदेश होता है। से सलसो रु सूत्र का भावार्थ यही है क्या? एक तो पदांत से हो यानी कि पद के अंत में से आया हो, या सजुस शब्द के से के स्थान पर रु आदेश होता है तो रु आदेश करेगा ये। जैसे आपका ये होता है भवता से एक शब्द होता है प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, तो ये पदांत से है तो इस से के स्थान पर आपको क्या करना है? रु आदेश। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भवतरु। अब भवतरु जो सूत्र है उसमें उकार आया हुआ है, उस उकार की उपदेश से अनुनासिक इतय, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है। किससे? उपदेश से अजनुनासिक इत। तो उकार की इससे क्या हो जाएगी? इत संज्ञा, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपे सूत्र के माध्यम से लोप करने का विधान है। तो लोप कर दिया तो स्थिति आपकी क्या बन जाएगी? भवतर। स्थिति क्या बन जाएगी? भवतर, भवतर। अब आप चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। सूत्र का नाम है विरामो अवसानम। विरामो अवसानम जो सूत्र है क्या कहता है कि जहां वर्णों का अभाव उत्पन्न हो जाए, वर्णों का जहां अभाव आ जाए उसकी क्या होती है? अवसान संज्ञा होती है। तो सबसे पहले आपको ये सनद रखना है, ध्यान रखना है, स्मरण रखना है क्या कि विरामो अवसानम जो सूत्र है वो कौन सी संज्ञा करता है? अवसान संज्ञा। और अवसान संज्ञा वर्णों की तब होती है जब उसके उपरांत कोई वर्ण ना हो, यानी वर्णों का अभाव आ जाए। तो आपकी स्थिति है भवतर है, ये चल रही है। तो रे के उपरांत वर्णों का अभाव है, कोई वर्ण नहीं है, रे के उपरांत किसी भी प्रकार के वर्णों का आगम नहीं है, इसलिए रे की क्या हो गई? अवसान संज्ञा। तो अवसान संज्ञा ये होती है, कोई सी भी संज्ञा होती है स्थिति वही रहती है, भवतर है। ये बन गया आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूत्र, खरम सानियो विसर्जनीय। खरम सानियो विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है कि खर प्रत्यार के परे रहते अवसान संज्ञक जो रे होता है, रेप होता है, उसको क्या होता है? विसर्ग आदेश हो जाता है। तो खर प्रत्यार के परे रहते रेप को अर्थात जो अवसान संज्ञक रे है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा। किससे? खरव सानियो विसर्जनीय। खर में आते हैं आपके प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण। तो रे के अवसान संज्ञक जो रे है इसको क्या हो गया? विसर्ग आदेश। तो स्थिति बहुत है बन गई। अब चलते हैं, आपका सूत्र है चिर परिचित सूत्र है अके सवर्णे दीर्घे, सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है अके सवर्णे दीर्घे। ये क्या कहता है कि अक प्रत्यार के उपरांत यदि सवर्ण अच विद्यमान हो तो क्या होता है? अक के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। कि अक प्रत्यार ए ई ओ री री, ये आपके अक प्रत्यार में आते हैं 5 स्वर। इनके उपरांत क्या हो? समान अच हो। क्या हो? समान अच वर्ण हो तो क्या होगा? पूर्व और पर वर्णों के, पूर्व और पर वर्णों को दीर्घादेश होगा। आक प्रत्याहार जिसमें आपके 5 वर्ण सम्मिलित हैं, कौन कौन से? ए ई ओ री री। इनके उपरांत क्या हो? सवर्ण अच विद्यमान हो तो पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर क्या करता है? दीर्घ आदेश। जैसे कि ए के उपरांत अगर ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आ। ई के उपरांत ई आ रहा है तो क्या हो जाएगी? ई। ऊ के उपरांत ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऊ। यानी समान अच विद्यमान है तो पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर क्या होगा?
दीर्घ एकादेश होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अक प्रत्यार, अक प्रत्यार में सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि वर्ण कौन कौन से आते हैं। अक प्रत्यार में आपके 5 स्वर ए ई उ री। इसके उपरांत क्या हो, समान अच हो, अर्थात इन जैसा ही कोई स्वर आए तो पूर्व और परवर्णों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है क्या आपका, अकय सवर्ण दीर्घ। जैसे ए प्लस ए बराबर क्या हो जाता है, आ प्लस आ बराबर भी क्या होता है, आ प्लस ए बराबर भी क्या होता है, आ, ई प्लस ई बराबर ई। इस प्रकार से आपको करना है दीर्घादेश, दो दीर्घादेश करता है। अब चलते अतो दीर्घो यही। अदंत अंग को दीर्घ एकादेश होता है यदि यण आदि धातु परे हो तो। अदंत अंग को दीर्घ एकादेश होता है कब, यदि क्या हो, यण आदि धातु परे हो तो। अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ एकादेश करता है भवामी, जैसे आप देख रहे हैं भय प्लस अव प्लस ए प्लस मी, तो अदंत अंग है इसलिए क्या होगा, अतो दीर्घो यही सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ एकादेश करेंगे तो आपकी स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस आ प्लस मी। अदंत अंग को दीर्घ एकादेश करने का कार्य करता है आपका कौन सा सूत्र, अतो दीर्घो यही। अदंत अंग को दीर्घ आदेश होता है यदि यण आदि धातु परे हो तो। अदंत अंग को दीर्घ एकादेश यदि यण आदि धातु परे हो तो भवामी ऐसे बनेगा। अब एक सूत्र के संदर्भ में और परिचर्चा कर लेते हैं हम आपसे। वो सूत्र है आपका अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र क्या कहता है, ऋस्व ए के उपरांत यदि गुण विद्यमान हो, ऋस्व आकार के उपरांत यदि गुण विद्यमान हो तो पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। अब आपको एक तो ये जानना है अतो गुणे आदि गुणे सूत्र के बारे में और जानना है। अतिंग गुणे पढ़िए सबसे पहले आप, अतिंग गुणे। अतिंग गुण सूत्र क्या कहता है, ए और ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अतिंग गुणे गुण संज्ञा करता है तो गुण संज्ञा आखिर किसकी होती है, ए ओ, ए और ओ इन तीन वर्णों की क्या होती है, गुण संज्ञा। और ये आपका क्या कहता है, तो गुणे सूत्र अतः गुणे जो सूत्र है वो आपका ये कहता है कि ह्रस्व आकार के उपरांत गुण विद्यमान हो। गुण का अभिप्राय है ए और ओ इन तीन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण विद्यमान हो तो क्या होता है, पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है। पररूप का अभिप्राय देखें, जैसे यहां पर आप देखें भ प्लस अंति ह्रस्व आकार है, इसके उपरांत गुण वर्ण ए विद्यमान है, इसलिए पररूप यानी कि ए प्लस, देखो गुण का अभिप्राय भी समझ लीजिए, ए प्लस ए आ रहा है तो ए होगा, क्या होगा ए, पररूप। ए प्लस ए आ रहा है तो क्या होगा ए प्लस ओ आ रहा है तो क्या होगा ओ। पररूप का मतलब बाद वाला। तो यहां पर आप देख रहे हैं भय प्लस अब प्लस ए प्लस अंति, तो ए प्लस ए को आपको पररूप एकादेश करना है तो भवंती रूप बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, भवंती। यानी कि इस ए को हटा दीजिए और इस ए को लगा दीजिए। क्लियर हुआ कि आपका अतो गुणे जो सूत्र है यही कहता है कि ह्रस्व आकार के उपरांत यदि गुण विद्यमान हो तो पूर्व और परवर्णों के स्थान पर क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। जैसे कि भवंती आपका रूप बनेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रमुख जो सिद्धियां हैं आपकी उनको साथ लेकर सबसे पहले आपको वर्तमान काल की सिद्धि कराई जाएंगी हमारे द्वारा। तो वर्तमान काल के रूप आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले हम लिखा देंगे आपको रूप वर्तमान काल के, इसके बाद आपको वैसे स्वयं को पढ़ना है और सिद्धियों में किस प्रकार से करना है वो सिद्धि आपको सारी यहाँ पर हमारे माध्यम से आपको बता दी जाएंगी वीडियो के माध्यम से। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः। पढ़ते रहिए, घर पर स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में कभी भी स्वाध्याय से कभी प्रमाद या आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है
आलस्यस्य कुतो विद्याये विद्यस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। यानी जो आलसी व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए विद्यार्थी का एकमात्र धर्म एकमात्र कर्तव्य यही होता है कि वो स्वाध्याय से कभी प्रमाद ना करे, आलस्य ना करे, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वे उसकी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक होता है, अवरोधक होता है। एक बैरिकेड समझ लीजिए आप किसको, आलस्य को। इसलिए मैं तो आपसे यही मंगल कामना करता हूँ कि आप जीवन में कभी प्रमाद या आलस्य ना करें, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आलस्य का क्या करना पड़ेगा आपको, परित्याग। क्योंकि हमारी संस्कृति में त्याग, तपोवन और तपस्या के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।